हेलो गाइस। प्यारे बच्चों, मैं अपने अपने बारे में कुछ बताना चाह रहा हूँ। और आज ये मेरा यूट्यूब सेशन का पहला क्लास है। मैं पहले से ट्यूटर हूँ, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस कभी नहीं किए करवाया। और मैं कोशिश कर रहा हूँ और आप लोगों की कोऑपरेट की ज़रूरत है। हेल्प करें, मुझे हेल्प करें। यदि अच्छा लगे मेरा सेशन तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। कोशिश करूँगा क्लास 9 का, क्लास 10 का, आईसीसी बोर्ड पैटर्न का मैं सारा सब्जेक्ट अच्छे से बताऊँ, आप लोग को अच्छे से समझाऊँ। बाकायदे हर टॉपिक को डीपली समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। एग्ज़ाम की बात किया जाए या नॉलेज की बात किया जाए, हर जगह पर आप अच्छे से करें। उम्मीद है मेरा ये सेशन बहुत पसंद आएगा। और यदि पसंद आएगा तो मेरे प्यारे बच्चों, कोऑपरेट करने के लिए लाइक कर दीजिएगा या तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं अभी चालू करूँगा मुग़ल एम्पायर, जो एक भारत का, इंडिया का एक हिस्ट्री है, जो लगभग 16th सेंचुरी में चालू हुआ था। 16th सेंचुरी से लेकर के लगभग 18th सेंचुरी तक चला। उसी का हम लोग बढ़िया से डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। उनका संस्थापक कौन था, मतलब उनके ये फाउंडर के बारे में बताएंगे। फाउंडर से लेकर के किस तरह से वो शासन चलाया, लगभग 200 सालों तक। 200 सालों तो पूरा का पूरा 200 सालों तक बढ़िया से चलाया, लेकिन उसके बाद का जो सेशन है वो थोड़ा सा कमज़ोर हुआ। उन्हीं के बारे में हम पूरा डिटेल बताने वाले हैं। तो दोस्तों, आप लोग से मैं उम्मीद करता हूँ कि ध्यान से पढ़ेंगे और आपको बहुत ही फ़ायदा पहुँचाएगा, उम्मीद रखते हैं। आप भी ध्यान से पढ़ें और कोऑपरेट करें, कमेंट करें। यदि ऐसा कुछ होता है तो आप बताएं, कमेंट करके बताएं ताकि मुझमें अगला बार हम उसको सुधार कर सकें। और हेल्प की ज़रूरत है, कोऑपरेट करें। चलिए चालू करते हैं, ये ज़्यादा बोर ना करूं मैं। मुग़ल एम्पायर बोला जा रहा है कि थोड़ा सा पेन ले लेता हूँ, सही रहेगा, पतला वाला पेन लेता हूँ। ठीक है। बोला कि जो हिस्ट्री है मुग़ल एम्पायर का, क्या बोला, जो हिस्ट्री है मुग़ल एम्पायर का, मुग़ल एम्पायर का जो हिस्ट्री है, इम्पोर्टेंट इपॉक्स करता है इंडिया के ऊपर में। हाँ, इंडिया के अंदर में क्या बोल रहा है कि एक इम्पोर्टेंट इपॉक्स करता है इंडिया के ऊपर में। ये बोला कि ये सेंट्रल एशिया से आया। अच्छा, सेंट्रल एशिया कहाँ पर है, ये बात है कि सेंट्रल एशिया किस जगह पर है। तो सेंट्रल एशिया आप देख सकते हो, अफ़गानिस्तान आप देख पा रहे हो, अफ़गानिस्तान और ईरान के बीच का जो बॉर्डर है उस जगह को हम लोग सेंट्रल एशिया बोलते हैं। वहाँ से लोग आए थे और ये बोला कि इंडिया में रूल करने के लिए आए थे। ये कोई व्यापारी करने के लिए नहीं आए थे, जैसे ब्रिटिश लोग आए थे यहाँ पर। ध्यान रखिए इस चीज़ को। और लगभग 200 सालों तक यहाँ पर शासन किया। और ये इसने क्या किया, एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल एम्पायर को बनाया। लगभग पूरे भारत के ऊपर में शासन किया। और लगभग कितना 1526 में इसने अपना फाउंडेशन रखा। और ये औरंगजेब का जब तक डेथ नहीं हो जाता 1707 के अंदर में, तब तक ये चला। एम्पायर कमज़ोर हुआ जब औरंगजेब का क्या हुआ, डेथ हो गया। तो मुग़ल एम्पायर क्या किया, मुग़ल एम्पायर जो है सो दिल्ली भर तक सिमट कर रह गया था। वो देखिए रूल इन द अराउंड दिल्ली। और फाइनली क्या हो जाता है, ब्रिटिश एम्पायर 1857 के अंदर में ख़त्म हो जाता है। वहाँ पर फिर नया सेशन में आपको बताएंगे कि किस तरह से ब्रिटिश लोग वहाँ पर आपस में आप काबिज हो पाया, वहाँ पर किस तरह से बैठ पाया और कैसे संतुलन संतुलन ख़त्म किए पीरियड को, फिर अपना शासन को चलाया। तो हमें ये भी पता करना ज़रूरी होता है कि ये सोर्स कहाँ से आया, कैसे हम लोग पता कर पाएंगे। कोई भी हिस्ट्री जानने के लिए दो सोर्सेस होता है। एक तो आपको पता होना चाहिए कि हिस्टोरिकल सोर्सेस पता करने के लिए, है ना, बहुत सारे क्लियर पिक्चर पीरियड को आप देख सकते हैं 1507 के अंदर में। तो दो आपका मेथड है। एक तो आपका होता है आर्कियोलॉजिकल, शामिल होता है इसमें। दूसरा क्या होता है, और क्या होता है, एक ये होता है लिटरेरी। मैंने कि लिटरेरी आर्कियोलॉजिकल मतलब वो दो बात है। आर्कियोलॉजिकल, थोड़ा सा कलर, ये देखिए यहाँ पर लिखा, इसको समझिएगा। ठीक है, एक मिनट रुकिए बाबू। हाँ, कहा जा रहा आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज का मतलब क्या समझते हैं आप? लिटरेरी सोर्सेज का मतलब होता है ना, लिटरेरी सोर्सेज का मतलब होता है
कि जो चीज़ें लिखा जाता है ना, लिटरेरी सोर्सेस। और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस का मतलब क्या होता है बाबू? जो चीज़ें हम क्या करते हैं, मोन्यूमेंट, कोइंस, या या तो हम लोग क्या करते हैं, पिलर के ऊपर में इनक्रेव्ड कर दिया जाता है, पत्थरों में गुदाई इसको कहा जाता है, खुदाई करके रखा जाता है। ये सब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के अंदर में लिटरेरी सोर्सेस, जैसे एक आईन अकबरी है ना, आईन अकबरी अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है, वो एक तरह से हमेशा के लिए सेव रह जाता है। फिर वो आने वाले जो पीरियड होते हैं वो देखते पढ़ते हैं, फिर उसके बारे में जानकारी लेते हैं। और भी बहुत सारे मॉन्यूमेंट भी देख सकते हैं, आपका हुमायूं टॉम्ब जो है वो शामिल है, फतेहपुर सीकरी, आगरा फोर्ट है ना, ताजमहल, जामा मस्जिद, रेड फोर्ट, ये सब हमें जानकारी देता है। ठीक है, तो आगे थोड़ा बढ़ते हैं। लिटरेरी सोर्सेज के अंदर में ये कहा जा रहा है, पहला कंडीशन लिटरेरी सोर्सेज में अबुल फजल का आईन अकबरी था। ठीक है, तो परहैप्स ये मोस्ट फेमस 9 जेम्स अकबर कोर्ट का था। और वो बोले जा रहे कि ये शेख मुबारक का बेटा था, इसका ध्यान रखिएगा। क्या किसका बेटा था बाबू? शेख मुबारक का। ठीक है, और ये कहा जा रहा है कि ये कहाँ से आए थे, ध्यान रखना। ये आए थे, ये सूफी पर्सिया का था। पर्सिया कौन सा जगह है? पर्सिया ईरान को कहा जाता था पहले, आज जो ईरान है वही पर्सिया था, वहाँ से आया था। और ये फैजी का यंगर ब्रदर, इसका मतलब समझिएगा कि इसके दो भाई थे, एक तो अबुल फजल और एक फैजी। तो फैजी बड़ा भाई था इसका। ठीक है, अबुल फजल या नायन अकबरी, तो यहाँ पर यंगर ब्रदर ऑफ फैजी। फैजी क्या था? अबुल फजल का छोटा भाई था। इसी ने क्या किया, मुगल दरबार के अंदर में ये कहा जा रहा है 9 जेम्स में इसको शामिल किया गया था। उनके पास बहुत ही ग्रेट एबिलिटीज़ था, ध्यान रखिएगा, ग्रेट एबिलिटीज़ और फेवरेट थे अकबर में। अकबर के फेवरेट में से एक शामिल था। इसका जो पोजीशन था प्राइम मिनिस्टर तक रखा गया था इसके अंदर में, ध्यान रखिएगा। पोजीशन इसका क्या बोला कि प्राइम मिनिस्टर तक रखा गया था। अबुल फजल जो है अकबरनामा लिखा, जो एक आयन अकबरी का एक पार्ट था। ग्रेट डील देता है अकबर कॉन्केस्ट के बारे में और उनके धर्म के बारे में, कैसा धर्म के प्रति उसका व्यवहार था, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा था, सोसाइटी, सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस सभी चीज़ों के बारे में डिटेल से बताया गया। उसका जो राइटिंग था ग्रेट एलिजेंस रखता है। जैसे जो राइटिंग था ग्रेट, वो अब्दुल्ला अब्दुल्ला उज़बेक नाम करके एक इम्पॉर्टेंट राइटिंग अकबर के रेन में था। वह कहते हैं, आई एम नॉट सो स्टेड ऑफ द स्वॉर्ड ऑफ अकबर एज ऑफ पेन ऑफ अबुल फजल। इसका मतलब ये कहा जा रहा है कि मैं तलवार से नहीं डरता हूँ, लेकिन अबुल फजल के पेन, उनकी ताकत से मैं डरता हूँ। देन कैन बी नो ग्रेटर ट्रिब्यूट टू अबुल फजल्स लिटरेरी स्किल एंड दिस अबुल फजल वाज सूफी इन फेथ इन इट इज़ द कॉम्पिटिशन ऑफ द अकबर आफ्टर। मैंने ये कहा जा रहा है कि दीन इलाही को एस्टेब्लिशमेंट करने में 1852 के अंदर जब दीन इलाही एस्टेब्लिशमेंट हुआ, अकबर ने क्या किया था, क्योंकि इंडिया के अंदर में हर एक रिलीजन के हैं रहने वाले लोग थे, और प्लस में जो आपका मुस्लिम थे वो उस ज़माने में बहुत कम थे। उन पर शासन करने के लिए अपने फेथ को जमाना बहुत ज़रूरी था। तो उसने, अकबर ने क्या किया, दीन इलाही नाम करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जहाँ पर हर एक धर्म के लोग आ करके अपने बातों को रखते थे और बड़ी बाकायदा से उसको सुनते भी थे। ठीक है, तो उसमें अबुल फजल ने दीन इलाही की एस्टेब्लिशमेंट में अकबर का खूब से खूब ज़्यादा कोऑपरेशन किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर मेरे पास बात आता है, इसके बाद को थोड़ा समझिए, मॉन्यूमेंट की बात कर रहे हैं, किस वो मॉन्यूमेंट के। तो मॉन्यूमेंट की बात की जाए तो अकबर जो है, पहले तो लिटरेरी सोर्स समझ में आ गया आपको। फिर मेरे पास आता है अकबर के एक ग्रेट बिल्डर भी माना जाता है, कि जो मुगल, जितने सारे मुगल थे, मुगल में जितने सारे राजा हुए, सबका सब ग्रेट बिल्डर के रूप में देखा जाता है। बहुत सारी क्या है प्लेसेस पर उसने देखा गया कि अपने आर्ट और आर्किटेक्चर के बारे में समझाया, बहुत अच्छा से समझाया कि किस तरह का उनके पास नॉलेज था बिल्डिंग के लेकर के। जैसे एग्जांपल समझ लीजिए, उसने हुमायूं टॉम्ब बनाया। तो हुमायूं टॉम्ब जो है वो दिल्ली में हाजी बेगम, अच्छा हाजी बेगम कौन था, तो हुमायूं की बहन थी वो हाजी बेगम। उसने अकबर के रेन में क्या किया, अकबर के रेन में उसने पूरा कंप्लीट करवाया था। और ये बिल्डिंग जो है सो पर्शियन इन्फ्लुएंस में, अच्छा पर्शियन क्या था, आर्किटेक्चर था जो डोम शेप के बनाता था, ऐसे डोम शेप करके। डोम समझते, जैसे मंदिर मस्जिद का जो गुम्बज होता है ऊपर से जो बना रहता है उसको डोम शेप कहा जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा मोर प्रोमिनेंट पिक्चर में से एक है, जो बनाया गया था किसे, रेड सैंडस्टोन से बनाया गया था, और मार्बल भी साथ में शामिल था, डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल किया गया था। दूसरा मेरे पास आता है, दूसरा मेरे पास ध्यान रखिएगा, आगरा फोर्ट। तो आपको आगरा फोर्ट की बात की जाए तो आगरा फोर्ट है वो अकबर के रेन में, अकबर के देख रेख में इसका पूरा सुपरविजन एंड ही एडॉन्ड विद द बहुत सारे बिल्डिंग जो बनाया गया वो अकबर के देख रेख में बनाया गया। जिसमें आपका दीवान आम है, दीवान खास है, जहांगीरी महल है,
अकबरी महल है, ये सब प्रोमिनेंट था आगरा फोर्ट के अंदर में। फिर यहाँ पर मेरे पास आता है फतेहपुर सीकरी। तो फतेहपुर सीकरी में ये कहा जा रहा है कि जो आर्किटेक्चरल, फतेहपुर सीकरी में जो बेस्ट आर्किटेक्चरल अचीवमेंट था अकबर के रेन में, बेस्ट आर्किटेक्चरल अचीवमेंट अकबर के रेन में था। और ये नए कैपिटल फतेहपुर सीकरी जब वहाँ पर शिफ्ट हुआ, फतेहपुर सीकरी को क्या किया उसने, अपना नया कैपिटल सिटी बनाया। क्या किया, नया कैपिटल सिटी बनाया। अपने बिल्डिंग बहुत अच्छे से उसने बिल्डिंग को डेकोरेट किया था। और फिर उसने क्या किया, वहाँ पर अपना कैपिटल भी बनवा लिया था। फतेहपुर सीकरी जो ये भी देख सकते हैं कि फतेहपुर सीकरी में कभी जाइएगा तो हम गए वहाँ पर, आपको देख सकते हैं फतेहपुर सीकरी जाइएगा तो आपका बिल्डिंग आज भी जो है ना बहुत रेड स्टोन से बनाया है, पूरा ही रेड स्टोन से बनाया है। और बी स्मिथ एक अंग्रेज हैं, वो बताते हैं कि जो फतेहपुर सीकरी है वो रोमांस ऑफ स्टोन, रोमांस इन स्टोन, पत्थरों के बीच में आप देखना, यदि यदि आप स्टोन स्टोन में यदि रोमांस देखना चाहते हो तो आप फतेहपुर सीकरी जाइए, वहाँ पर देख सकते हैं। बहुत ऐसे बिल्डिंग है फतेहपुर सीकरी का, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग पैलेसेस है। जैसे जोधाबाई पैलेस, अच्छा जोधाबाई पैलेस के बारे में आया तो उसके बारे में आगे बताएंगे भी, कि जोधाबाई जो है अकबर की ये वाइफ है, ठीक है ना, उस ज़माने में वाइफ थी। और जोधाबाई जो है उन्हीं के लिए, रानी के लिए महल बनाया गया था, उसी को जोधाबाई पैलेस कहा गया। पूरा का पूरा कंप्लीट डिजाइन से बनवाया गया था। और इस बात का ध्यान रखा जाए कि इसका जो डेकोरेशन हुआ था हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर के बेसिस पर किया गया था। कि जोधाबाई जो थे वो एक नॉन मुस्लिम फैमिली से, हिंदू भी घराना से बिलोंग करते थे, ठीक है। तो उनका जो आर्किटेक्चर भी बनाया गया था वो हिंदू स्ट्रक्चर से बनाया गया था, ताकि उनको बुरा ना लगे। वो जो इंटीरियर था। अच्छा ये बताइए कि पैलेस ऑफ मरियम के बारे में आप क्या समझते हो, पैलेस ऑफ मरियम के बारे में बताते हैं। जब वो जोधाबाई की शादी अकबर के साथ हुआ था उस समय उनका नाम, अकबर ने उनका नाम मरियम रख दिया था। तो दो पैलेसेस उसका था, पैलेस ऑफ मरियम। इंटीरियर देखा जाए तो पैलेस ऑफ मरियम पूरी तरीक़ा से क्या किया था, मूरल पेंटिंग ऑफ पर्शियन सब्जेक्ट, पूरा का पूरा पर्शियन आर्किटेक्चर के बेसिस पर पूरा तैयार किया गया था। नेक्स्ट पेज में चलते हैं हम लोग। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, समझिए अच्छे से, मैं कोशिश करूँगा अच्छे समझ में आए। फिर इसके बाद आए मेरे पास बीरबल का, बीरबल, बीरबल आर्किटेक्चर। ध्यान रखिएगा बीरबल आर्किटेक्चर। बीरबल के लिए भी एक पैलेस है, मतलब कि एक तरह से एक महल बनाया था, बीरबल महल भी बोल सकते हैं इसको। ये तो पंच महल जो है वो पांच, एक पिरामिड बनाया था। पिरामिड समझते हो ना, कैसा स्ट्रक्चर पिरामिड का होता है, मैं आपको बना के दिखाना चाहता हूँ। ये पिरामिड स्ट्रक्चर है ना, इस तरह का। तो ये पिरामिड स्ट्रक्चर का बनाया गया था, ध्यान रखना। और ये किसके लिए बनाया गया था, पंचमहल जो बनाया गया था पिरामिड स्ट्रक्चर का तैयार किया गया था। पंचमहल जो होता है पिरामिड, पिरामिड स्ट्रक्चर 5 स्टोरेज का बनाया गया था। उसमें से आपका क्या लिखा है, बुद्धिस्ट विहार है भी, उसका पैटर्न जो था बुद्धिस्ट विहार, आप कभी देखे हैं? बुद्धिस्ट का जो टेम्पल होता है उसी को बुद्धिस्ट विहार कहा जाता है। बुद्धिस्ट मतलब बौद्ध धर्म से बिलोंग रखने वाले, जो इसका मंदिर है उसका स्ट्रक्चर बताया गया इसके अंदर में, ठीक है। फिर उसके बाद आपका दीवान खास आया, है ना, दीवान खास आता है। और दीवान खास में से आपका ये नोटेबल जो बुलंद दरवाज़ा 40 मीटर ऊंचाई दिया गया। यदि अब ये पार्ट आप देख पा रहे हो, ये पार्ट, तो वहाँ पर आप जाइएगा तो बहुत ऊंचाई, 40 मीटर, कितना वो 40 मीटर के आसपास इसका ऊंचाई है। वहाँ पर हम गए भी हैं। और जब ये कब बनाया गया था, ये बनाया तब गया था जब अकबर ने क्या किया, गुजरात पर अटैक किया। अटैक करने के बाद जब वो जीत करके वापस आए विक्ट्री में, इनके विक्ट्री के नाम पर ही इसको तैयार किया गया था। तो आप ध्यान रखना, ये जो अकबर महल, ये आपका बुलंद दरवाज़ा जो फतेहपुर सीकरी का है, वो जीत कॉन्केस्ट पर बनाया गया था। फिर मेरे बाद अगला बात हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर में। फिर ये भी लिखा है कि सलीम चिश्ती से, सलीम चिश्ती किसका नाम दिया गया था, बोले कि फ्रॉम द शेप ऑफ द सेमी ऑक्टागन। ये ऑक्टागन मतलब होता है 8, 8 पिलर से बनाया हुआ चीज़ें। 10 मीटर चौड़ाई दिया गया है इसके अंदर में। इसका इबादत खाना टॉम ऑफ सलीम चिश्ती मेड ऑफ विथ मार्बल, ये भी कहा जा रहा है कि इसका जो है सो किसके साथ बनाया गया था, वाइट मार्बल के साथ बनाया गया था। टूम मतलब समझते हो, टूम क्या होता है, टूम कहा जाता है कब्र का। जैसे नॉन रिलीजन में आप देखिएगा, नॉन हिंदूज़ के अंदर मतलब नॉन हिंदू नॉन मुस्लिम रहेगा, नहीं हिंदूज़ में वो प्रथा है कि मूर्ति को, ये नहीं क्या उसको बोलते हैं, जब इंसान मर जाता है, मरने के बाद फिर उसको क्या करता है, जला दिया जाता है। और हिंदू में ऐसा सिस्टम है, लेकिन मुस्लिमों में क्या होता है, टुम्ब बनाया जाता है जिसको कब्र बोलते हैं। तो वो कब्र बनाया गया था सलीम चिश्ती। सलीम चिश्ती जहांगीर के नाम था, जो अकबर के बेटा का नाम है, ठीक है। अकबर का बेटा जहांगीर था, वो सलीम चिश्ती। इसका एक स्टोरी है सलीम चिश्ती का,
कि बहुत उनके जो औलाद नहीं हो रहा था, बेटा या बेटी कुछ भी नहीं हो रहा था, उनको औलाद नहीं आ रहा था, तो वो दरगाह में गया था, अजमेर के दरगाह में गया था, उसी के नाम से चिश्ती रखा गया था। तो जहांगीर मेनली टूम ऑफ सलीम चिश्ती जो कहा जा रहा है वो जहांगीर से रिलेटेड है। फिर ताजमहल है। उनमें से सारे मोनूमेंट में देखा जाए तो शाहजहां ने क्या किया, मैंने कि आप बोल सकते नॉन दैट कैन बी कंपेयर्ड, मैंने इसका कंपेयर ताजमहल का जो कंपैरिजन है वो किसी भी दुनिया का मोनूमेंट के साथ करना बेवकूफ़ी होगा, कि इतनी सुंदर है और आज भी 400 से 500 साल होने के बावजूद भी उस तरह के दिखता है। तो उस ज़माने में जब बनाया गया तो क्या खूबसूरती होगा। तो ताजमहल जो है आगरा में है, एक क्या है मेमोरेबल प्लेस है, आप कभी जाएं तो देखें। और उसने एक यूनिक चार्म दिया है, और ये काउंटेड किया जाता है किसमें, सेवन वंडर ऑफ द, दुनिया में 7 अजूबा है, उसमें से एक अजूबा ये भी है। अब ये मौसल ऐसा मतलब ये एक नया वर्ड आएगा कि मौसलम, इसका मतलब क्या होता है, मौसलम का मतलब क्या होता है, हम कंट्रोल कर कहाँ पर लिखा था कोई, ये मौसलम लिखा हो। मौसलम का मतलब होता है कब्र का, मतलब ताजमहल जो है वो खास करके मुमताज़ बेगम और शाहजहाँ जो है अपने लिए कब्र बना करके रखा था कि हम जब मर जाएंगे तो हमको यहीं पर दफन करिएगा। तो ताजमहल एक क्या है, कब्रगाह है, मौसलम है, जहाँ पर उनको दफनाया गया जब वो डेथ कर गए। फिर आपका रेड फोर्ट की बात करें तो रेड फोर्ट जो है वो एक किला है। रेड फोर्ट सुनने में जैसे लग रहा है, वैसे किला है जहाँ पर लगभग सारे मुगल डायनेस्टी के जितने लगभग हैं, शाहजहाँ के बाद जितने सब आए और रेड फोर्ट से ही शासन किए, और यमुना बैंक के किनारे हैं। एक बात याद रखिएगा, यमुना जिस तरह से आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ताजमहल जो है बैंक ऑफ द रिवर ऑफ यमुना के किनारे ही है, उसी तरीक़ा से रेड फोर्ट भी क्या है, यमुना नदी के किनारे ही है, मतलब उससे उसका दीवार यमुना नदी से लग करके जाता है। और एक ब्यूटीफुल बिल्डिंग माना जाता है उसमें आपका, आप यदि उसके अंदर रेड फोर्ट के अंदर में जाइएगा तो रंग महल, मोती मस्जिद, दीवाने आम, दीवाने खास, है ना, ये सब चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगा, दीवाने आम दीवाने खास, और बहुत सारे और भी बिल्डिंगें दिया गया। अच्छा बताइए, दीवाने आम और दीवाने खास की बात हम थोड़ा बताते हैं कि दीवाने आम क्या है और दीवाने खास क्या है। दीवाने आम जो हो, आम लोगों के लिए वहाँ पर जब भी राजा से क्या मुखातिब होना, राजा से मिलना हो तो दीवाने आम में आता था और फिर उनसे बातें होती थी। और दीवाने खास जो है वो सिर्फ वो पैलेसेस में रहने वाले, मतलब कि रॉयल फैमिली से बिलोंग करने वाले लोगों को ही वहाँ पर जाने की इजाज़त होता था। ये वैल्यूबल स्टोन से, जैम से, गोल्ड सिल्वर से क्या किया गया था, बनाया गया था अंदर में दीवाने खास को, ठीक है ना। वाटर चैनल भी बनाया गया, वाटर चैनल मेड ऑफ द मार्बल स्टोन, ये क्या किया, वाटर चैनल जो है सो नदी जब पानी का इस्तेमाल करते हुए कि उसमें जो किनारे किनारे जो फाउंटिंग था, स्टोन जेम्स को बनाया गया था, गोल्ड वगैरह भी बनाया गया ताकि वो ज़्यादा खूबसूरत बन सके। इफ़ देर इज़ ए पैराडाइज एनीवेयर ऑन द अर्थ इट इज़ दैन, ये भी कहना है कि दुनिया में आप कहीं जन्नत देखना चाहते हैं तो आप लाल किला में देख सकते थे कि उस तरह का खूबसूरती बने। इफ़ देर इज़ अ पैराडाइज एनीवेयर ऑन द अर्थ इट इज़ दिस। ये कहा जा रहा है कि दुनिया में कहीं भी आप पैराडाइज, कहीं भी आप जन्नत देखना चाहते हो तो रेड फोर्ट के अंदर में, जो उस ज़माना, अभी तो लोग वहाँ पर रहते नहीं तो वो हो गया, लेकिन उस ज़माने में वो एक तरह से पैराडाइज ही था। और वो ही प्लेस था जहाँ पर हिस्टोरियन लोग लिखते हैं इस तरह का, तो आपको इसका ख्याल रखना है। फिर हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर बात आया मेरे पास, समझने की कोशिश करिएगा बाबू। अब यहाँ से स्टार्ट होता है, कुछ और भी दिया है इसमें, हाँ ताजमहल, ये जामा मस्जिद के बारे में बताया गया। थोड़ा उसके बारे में बता देते हैं कि जामा मस्जिद क्या था। तो जामा मस्जिद में क्या कह रहा है कि अनदर 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 नॉट 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 वर्थी बिल्डिंग, मतलब ये जान लीजिए कि जामा मस्जिद एक ऐसा मस्जिद था और आज भी भारत में सबसे बड़ा मस्जिद के रूप में इसको देखा जाता है। ये जामा मस्जिद जो बनाया गया था शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया बाबू, शाहजहाँ के द्वारा, इस बात का ध्यान रखिएगा, शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया था। और ध्यान रखिए इस चीज़ को, शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया था। ये इंडिया में है, दिल्ली के अंदर में, लगभग 10 लाख रुपये। आज बताइए, कॉस्ट ऑफ अबाउट 10 लाख रुपीज़ में तो समझते, उस ज़माने का 10 लाख रुपये कितना हो जाएगा। उस ज़माने का जो महंगाई था बहुत ही ज़्यादा, उस ज़माने का महंगाई बहुत ही ना के बराबर थी, लेकिन आज की जो महंगाई इसके हिसाब से देखा जाए तो ये मेरे पास आपका खरबों में पैसा आ जाएगा। तो खरबों रुपये लगा करके किसने मस्त तैयार किया। और इसका जो प्लेटफॉर्म था, मैंने कि एक बार ध्यान रखिएगा, 35 स्टेप ना जी प्लेटफॉर्म बनाएगा, बहुत ऊंचा बनाएगा। जब जामा मस्जिद कभी जाइएगा
तो किनारे-किनारे से देखिएगा कि वो पार्ट है ऊँचा पर बहुत बिल्डिंग पहले तैयार किया गया, 35 स्टेप उसके अंदर में देखा गया, सीढ़ी जिसको कहा जाता है। 35 सीढ़ी चढ़ने के बाद 35 स्टेप चढ़ने के बाद आप क्या करेंगे, एंटर करेंगे जामा मस्जिद के अंदर में। और ये डिज़ाइन इसका पूरा का पूरा फेथफुल अट्रैक्टिव बनाया और डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के द्वारा से जामा मस्जिद जो है मोर इम्प्रेसिव और प्लेजिंग मोती मस्जिद जो आगरा में है। अच्छा, आगरा का जो मोती मस्जिद है इसके बारे में थोड़ा बताते हैं। आगरा का जो मोती मस्जिद है, जामा मस्जिद दोनों देखने में आपको एक जैसा लगेगा, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जामा मस्जिद जो है वो ज़्यादा इम्प्रेसिव है। मोती मस्जिद आगरा में जो मोती मस्जिद है उससे ज़्यादा इम्प्रेसिव देखा जाता है। इसका भी आप ध्यान रखिएगा छोटू, ठीक है। अब मेरे पास बात आया, आगे थोड़ा चलते हैं, मैं कोशिश करूँगा आगे बताते जाएँ। अब यहाँ पर आता है कि किस तरह से ये हुआ कि मुगलों के द्वारा क्या-क्या बनाया गया, कैसे बनाया गया, इसके बारे में थोड़ा जान गए। लेकिन हमको ये भी जानना पड़ेगा कि क्या ऑर्डर हुआ होगा, जो जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल बैकग्राउंड ऑफ द मुगल। मुगलों का जो बैकग्राउंड था, आखिर किस तरह से वो चलते आया। तो सबसे पहले आप ये बताइए, बाबर। बाबर जो है, बाबर आया भारत के अंदर में तो किस तरह से आया, कौन बुलाया, कैसे क्या हुआ और कितने देर तक शासन किया, कितने सालों तक किया, इनका डेथ कैसे हुआ, ये बारे में हम ये सभी राजाओं के बारे में, सारे किंग के बारे में आप अच्छे से बताएंगे आपको, ताकि याद रखिएगा। कहा जाता है जो मुगल एम्पायर था इंडिया के अंदर में वो बाबर के द्वारा ही फाउंडेड किया गया था, है ना। और ये कहा जा रहा है छोटो, ये जो है सो फरगाना का हमने रूल ऑफ, क्या कहा जा रहा है, रूलर रूलर ऑफ फरगाना। फरगाना कहाँ था, उज्बेकिस्तान आज जो है उस जगह से, वहाँ के एक शासक का बेटा था। और ये ध्यान रखना का, ये बड़ी बड़ी चीज़ बता रहा हूँ आपको समझने की कोशिश करिएगा कि कोई आम नागरिक नहीं था बाबर वो, ठीक है। वो खानदान जो है सर राजाओं के खानदान से बिलोंग करता था। अब तैमूर की तरफ से बोले, फादर साइड से वो क्या है, तैमूर की तरफ से है। फादर साइड में वो तैमूर की साइड से है और मदर साइड से चंगेज़ खान से। इसका मतलब समझिएगा, और ये खानदान देखा जाए तो तैमूर जो है, तैमूर क्या है उनके जैसे हम ना बोलते हैं बाप के खानदान से है तो तैमूर में, और माँ के खानदान से चंगेज़ खान। मतलब ये भी ध्यान रखिएगा, चंगेज़ खान का जो जनरल था वो तैमूर था। तो अब चंगेज़ खान अपने बेटे उनको दे करके क्या किया, तो आप ये कह सकते हैं कि बाबर जो है ये कैसे डिसेंडेंट फादर साइड से देखा जाए तो आपका तैमूर है, और चंगेज़ खान जो है वो क्या है, मदर साइड से, ध्यान रखिएगा। फिर क्या किया उसने, जब थोड़ा बड़ा हो गया वो इंसान, ज़्यादा बड़ा, बाबर जब बड़ा हो गया तो काबुल को राजा बन गया, रूलर बन गया। और फिर वहाँ से क्या है, आफ्टर वाज आउटसाइड फ्रॉम फरगाना ही टर्न मनी। सबसे पहले क्या किया, जब वहाँ से बाहर निकला, क्योंकि पहले ज़माने में जितने सारे राजा होते थे वो सबका सबका ये टारगेट होता था, एक टेरिटरी जीतने के बाद फिर दूसरी टेरिटरी की तरफ जाना। तो उसका दिमाग में रहा कि हमें कहाँ, इंडिया की तरफ जाना है। ही टर्न हिज अटेंशन टुवर्ड्स इंडिया विच वाज रूल्ड बाय इब्राहिम लोदी एट इज, मैंने उस समय जब बाबर हम हमारे देश पर अटैक किया था उस समय इब्राहिम लोदी क्या करते थे, यहाँ पर शासन करते थे, जो एक दिल्ली सल्तनत का एक रूलर था, शासक था, सल्तनत का वो शासक था। अच्छा, ये बताइए जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत से किसी को बुलाया कौन। आपको ये बड़ी बात समझ करके आपको ये लगेगी कि किस तरह से फूट होता था लोगों के बीच में। तो पानीपत का जो लड़ाई हुआ उसमें इब्राहिम लोदी जो है ना, इब्राहिम लोदी वो शासन, उसका एक चाचा है, उन्हीं के द्वारा उनको बाबर को दावत दिया गया कि आप भारत में आइए, आप अटैक करिए, मैं भी आपको साथ दे रहा हूँ। और वो कोई एरिया का पंजाब साइड का कहीं गवर्नर था, उन्हीं के द्वारा बुला करके क्या हुआ, ये बैटल करवाया गया ताकि इब्राहिम लोदी को हराया जा सके। तो जब बाबर यहाँ पर आया तो पहला बैटल, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ। और ये फर्स्ट बैटल पानीपत को समझने की कोशिश करें ये क्या था। बाबर क्या किया, इन्वाइटेड किया गया था, नोबल ऑफ इब्राहिम लिखा नहीं इस चीज़ को, आप ध्यान रखिएगा। क्या हम एक ऐसे लाइन कर देते हैं आपको ताकि समझ में आ जाए। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ नोबल ऑफ इब्राहिम लोदी, है ना। इंडिया में इब्राहिम लोदी का नोबल मतलब होता है उनके जो माने उन सरकार के अंदर में काम करने वाले, एक अच्छे पोस्ट पर रहने वाले, उन्हीं के द्वारा बनाया गया था इसको, ठीक है। और बैटल लड़ा गया प्लेन्स ऑफ पानीपत। पानीपत कहाँ पर है, हरियाणा के अंदर में, आप भी जाइएगा, पानीपत आज हरियाणा में 1526 के अंदर में क्या हुआ, ये बैटल हुआ था। बाबर बाकायदे से अच्छे से जीत गया वहाँ पर। और बाबर ने क्या किया, अपने आप को दिल्ली का एम्पायर घोषित कर दिया, दिल्ली का एम्पायर घोषित कर दिया, ध्यान रखिए इस बात का। और आगरा का भी, दोनों जगह का क्या किया, अपने आप को राजा बना लिया। तो अपने लाइफ में क्या किया उसने, चार और तीन और उसने क्या किया, बैटल को हैंडल किया, लड़ाई लड़ा। वो इंडियनों के खिलाफ लड़ाई लिया, यानी कि भारतीयों के साथ, जो भारतीय राजा थे उनके साथ लड़ाई किया। तो आपको ध्यान रखना, खानवा का जो हुआ था, खानवा का बैटल, बैटल ऑफ खानवा, इसको ध्यान रखिएगा। बैटल ऑफ का क्या हुआ था, बैटल ऑफ खानवा,
1527 के अंदर में आया था। ये राजपूत राजा थे। अच्छा, अकबर सांगा राजा, एक राजा था राणा सांगा, उनको उनके अगेंस्ट में हुआ और उनको हराया भी। और अपने पोजीशन को भारत भारत के अंदर में नॉर्थ साइड के अंदर में क्या किया, अपने पोजीशन को मजबूत बनाया। फिर सबसे पहले क्या किया, वो स्टैब्लिश कर दिया। पहले इब्राहिम लोदी को हराया और क्या किया, दिल्ली और आगरा में वो स्टैब्लिश हो गया। फिर वो भारत में क्या किया, क्योंकि भारत में उस समय ज़्यादातर राजपूतों का शासन होता था। राजन वही शासन में क्या है, उसमें राणा सांगा को हराया बैटल ऑफ खानवा के अंदर में, और अपने अपने मजबूती को, अपने अपने पोजीशन को और ज़्यादा मजबूत बनाया नॉर्थ के साइड में। नॉर्थ समझ रहे हो ना, नॉर्थ साइड कौन हो जाएगा, जहाँ पर आज मध्य प्रदेश है, आपका राजस्थान है, या तो आप बोल सकते हो यूपी साइड जो है, वो सब एरिया में क्या, तो नॉर्थ साइड में क्या किया, अपने पोजीशन को मजबूत बना लिया। और इस तरह से क्या हुआ, राणा सांगा हार गया। फिर ये कहा जा रहा है उसने क्या किया, चंदेरी का युद्ध लड़ा, सेकेंड बैटल ऑफ चंदेरी 1528 के अंदर में। और वो 1528 के अंदर में मेदिनी राय के खिलाफ लड़ा। इस बात को ध्यान रखिएगा, मेदिनी राय के खिलाफ, मालवा में, कहाँ पर, वो मालवा में। और वो भी क्या हुआ, चंदेरी के जो राजा थे वो भी हारे, मेदिनी राय जो थे वो भी हार गए। फाइनली क्या किया, वो कंबाइंड फोर्स, तीसरा जो उसका बैटल हुआ था, ध्यान रखिएगा, बैटल ऑफ गग्गर कहा जाता है, जो 1529 में हुआ था। 1529 में, ध्यान रखना इसको, 1529 में। और ये अफगान और नुसरत शाह बंगाल में, ध्यान रखना, ये दो फोर्सेस का कंबाइंड एक युद्ध लड़ा गया था, जहाँ पर दो अलग फोर्सेस एक साथ थे और बाबर का जो सेना था वो अलग था। दोनों मिलके ये युद्ध लड़ा और 1529 के अंदर में क्या किया, दोनों को मिलकर के हरा दिया। और ये ग्रेट सोल्जर का बोले यार कि बाबर को आप ऐसे नहीं ले सकते। बाबर जो थे, आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, जो बाबर थे वो ग्रेट सोल्जर थे, साथ साथ क्या बोला, ग्रेट स्कॉलर भी थे। और वो अपना ऑटोबायोग्राफी मतलब होता है जो खुद का, यहाँ पर लिखा ऑटोबायोग्राफी, इसका मतलब समझ लीजिए, ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है जो अपना, अपने बारे में जो लिखे। और तुझे के बाबरी लिखा, ऑटोबायोग्राफी जिसको कह सकते हो। तो ग्रेट, ग्रेट क्या है, सोल्जर होने के साथ साथ क्या क्या, एक ऑटोबायोग्राफी भी अपने बारे में लिखा। और आर्ट 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 और लिटरेचर का वो क्या पैटर्न भी थे। ग्रेट लवर नेचर का भी था, मतलब कि नेचर से प्यार करते थे, पेड़ पौधे जानवर इतने सारे, उनसे उनका लगाव अच्छा था। तो बहुत जगह पर ये पेड़ पौधे लगाने के बाद, नहर बनाने के बाद, जानवरों की सेवा, ये सब चीज़ें उनके अंदर में था। और साथ साथ वो स्पोर्टमैन्स भी था और म्यूजिक लवर भी था। वो मर गया 1530 में, उनका डेथ देहांत हो जाता है 1530 में, ध्यान रखिएगा। तो बाबर क्वेश्चन में पूछ दिया, बताइए कि बाबर का डेथ कब हुआ था, बोलना 1530 के अंदर में। नया बात आपको बताने वाले हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। जब उनका डेथ हो जाता है तो इस बात का आपको ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। जो हुमायूं थे 1530 में, वो से लेकर के 2 वर्ष का शासन हुआ, एक 1530 से लेकर के, 1530 से लेकर के एक 1530 से 40, और 1555 से 1556 तक हुआ था। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी क्वेश्चन पूछ देगा, बताइए हुमायूं को जो शासन कहाँ से कहाँ तक, तो वो बात याद रखिएगा। अच्छा, हुमायूं जो है सो बहुत ज़्यादा मजबूत भी किंग के रूप में इसको देखा जाता है। रीज़न क्या है कि जब वो बाबर तो मजबूत था, लेकिन उनका बेटा जो है हुमायूं उतना मजबूत नहीं होने का कारण क्या था, जब बाबर 4 साल में ही उनका जब देहांत हो जाता है इस्टेब्लिशमेंट के बाद, तो भारत के अंदर में उनके खिलाफ बहुत ही ज़्यादा क्या हुआ, उन एम्पायर ने क्या हुआ, उनके पूरा एम्पायर ट्रबल में चला गया था बाबर के डेथ होने के बाद। तो अपने एम्पायर को क्या किया, कंसोलिडेट करने के लिए वो बहुत जद्दोजहद लगाया। हुमायूं ने बहुत सारे फेस की हॉस्टिलिटी को, खासकर अपने भाइयों से ही। उनका जो 3 और भाई थे, हुमायूं को छोड़कर 3 मानी 4 भाई थे लोग, बाबर का 4 बेटा था, उनमें से हुमायूं एक बेटा था। तो मेनली क्या है, गुजरात मालवा से क्या किया, उनके भाई रिवेलियन बन गए थे उसका, कि हम लोग शासन करेंगे, हमको राजा बनाइए। ये भाइयों में ऐसा होता है। उसी सिस्टम में क्या किया, बाबर ने उनको दबाने के लिए पूरी कोशिश किया। ध्यान रखिएगा एक बात, क्लास 7 के बुक में, आईसीसी बुक में आपको दिया हुआ है शेर शाह सूरी के बारे में। यदि किसी के पास टाइम है तो वहाँ पर जा करके देख सकते हैं शेर शाह सूरी का स्टोरी। और शेर शाह सूरी एक महान योद्धा था, महान शासक था, और कहाँ से बिलोंग करता था, ये अफगान शासक था। और ये बिहार में शासन करता था। कहाँ पर शासन करता था, छोड़ो, बिहार में शासन करता था शेर शाह सूरी। और बहुत ही मजबूत होने के साथ साथ इसके पास जो गुरिल्ला वारफेयर था, और मैंने बहुत ही ज़्यादा एक तरह से मिलिट्री कमांडर का माहिर इंसान था, जिसके सामने क्या हुआ, हुमायूं को हारना पड़ा। बैटल ऑफ चौसा हुआ, ठीक है ना, बैटल ऑफ चौसा 15।
और वो क्या किया, एक बार दो बार शासन हुआ, 1530 में हारा, फिर दोबारा दोबारा से हुमायूं ने हिम्मत हारा नहीं, और फिर क्या किया, बैटल ऑफ कन्नौज 1540 के अंदर में आता है। वहाँ पर भी क्या होता है, दोनों फर्स्ट टाइम तो हारता है, तो फिर अपने सेना को इकट्ठा करके अगले साल फिर से वो युद्ध में आता है। तो क्या कि उसमें बुरी तरीका हार करके वहाँ से वो किसी तरह जान बचा करके भाग जाता है। 15 ईयर के साल, मतलब 15 सालों के बाद, 15 सालों के बाद, कितना छोटा, 15 सालों के बाद वो फिर से दोबारा शासन गद्दी पर बैठता है। उसका मेन कारण ये बताता है, वो 4 साल मैंने 1545 में उसका जब डेथ हो जाता है, ध्यान रखिए इसका डेथ हो जाता है शेर शाह सूरी का, यहाँ पर इस बात को लिखा हुआ, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, देखिए ये चीज़ लिखा हुआ है ना, ही डिफीटेड द सक्सेसर ऑफ शेर शाह हु हैड डेड इन 15, जब उनका डेथ हो जाता है तो उनके जो सक्सेसर हुए 45 के बाद, जो सक्सेसर हुए लगभग 10 लगभग 9 सालों तक, वो बहुत कमज़ोर शासक हुए। जिस तरह से वो एबिलिटी शेरशाह सूरी के पास था उस तरह से नहीं था। तो उसने क्या किया, हुमायूं, ध्यान रखने इस बात को, हुमायूं क्या किया, यहाँ से तो भाग गया। भागने के बाद अपने उसी समय अमरकोट, अमरकोट जानते हैं कहाँ पर है, सिंध मैंने पंजाब प्रांत में कहा जा रहा है, सिंध में इनका बेटा हुआ अकबर, एक महान योद्धा हुए भारत के। तो 15 अकबर जो है अमरकोट के अंदर में पैदा होते हैं, और फिर क्या करते हैं वो, किसकी मदद से, पर्शिया एक जगह है, याद रखना, पर्शिया मैंने पर्शिया के शासक के साथ मिल करके वापस आता है, विद द हेल्प ऑफ पर्सिया, विद द हेल्प ऑफ द पर्सिया, लिखे इस बात को देखो, पर्सिया की मदद से वो वापस भारत फिर दोबारा आते हैं, और फिर गद्दी उमने वहाँ का जो वीक सक्सेसर थे शेर शाह सूरी का, तो सूरी डायनेस्टी को ख़त्म कर दिया, और 1555 के अंदर में दोबारा से क्या री एस्टेब्लिश कर दिया मुगल एम्पायर के बारे में, ठीक है। समझने की कोशिश कीजिए। अब मेरे पास आता अकबर का, अकबर का स्टोरी थोड़ा लाजवाब टाइप का है, सुनना है बढ़िया से, सबको समझना है, तो इंटरेस्टिंग लगेगा। तो अब समझिए अकबर क्या था, क्या किया हमारे देश के लिए, और लोगों के लिए क्या किया, इनके बारे में थोड़ा समझते हैं। अच्छा ये बताइए अकबर के बारे में आप लोग क्या जानते हैं, 1556 से लेकर 1605, लगभग कितना, 49 ईयर, 50 ईयर के आसपास, लगभग 50 सालों तक जो शासन किया। अकबर बोल रहा है कि अकबर को एक ग्रेट रूलर के रूप में देखा जाता है, कैसा कंसिडर किया, ग्रेट रूलर के रूप में, है ना। और जो है सो लगभग 50 सालों तक उसने शासन किया, भास्ट एम्पायर पर शासन किया है। इसमें बोला आर्किटेक्चर पर ये बहुत बड़े क्या थे, मतलब उनका पैट्रोन मतलब भक्त होता है, किसी का सेवा में लगा देना, इस तरह के। उनके जो फेमस कोट 9 जेम्स के रूप में देखा जाता है, उसमें आपको हम कुछ कुछ नाम बता देते हैं जो हमको याद है। अबुल फजल, फैज़ी, ठीक है ना, अबुल फजल है, फैज़ी है, उसके बाद राजा टोडरमल, राजा मान सिंह, ठीक है ना। उसके बाद आपका ये थे बिरबल, तानसेन, मुल्ला दो प्याजा, ये सब जो वहाँ नवरत्न, अच्छा नवरत्न क्या था, वो तो बोलते हैं नवरत्न, नवरत्न क्या है, देखिए हर एक शासन में कोई ना कोई क्या सलाहकार होता है, एडवाइज़र होता है राजाओं का। तो ये सब एक तरह से नोवेल थे अकबर का, जहाँ से कोई भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई मसला होता था, उसी के हिसाब से उनको सलाह दिया जाता था कि ये काम है, ये करना वो। और साथ साथ ये ध्यान रखिएगा कि अकबर जो थे वो अलग किस्म के राजा हुए, वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन ये कि लोगों को कदर करते थे, लोगों को जानते थे, लोगों को बातों को सुनते थे, समझते थे, दिल दिमाग से काम करते थे। और सभी धर्मों के प्रति टॉलरेंस भी था इसका, इस बात का रहना कि वो हर धर्मों को क्या किया, सो ग्रेट विजडम इन द फॉलोइंग पॉलिसी, रिलीजियस टॉलरेंस के मामले में बहुत ही ज़्यादा क्या किया, टॉलरेंस को बर्दाश्त किया, और साथ साथ क्या किया, इक्वल अपॉर्चुनिटी भी दिया, सभी फेथ को मानने वालों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया। अच्छा ये ध्यान, एक बात ना, वो जब राजा बना था तब टेंडर एज लिखा हुआ, क्या लिखा, थ्रोन टेंडर एज ऑफ द 13 साल के एज में वो क्या शासक बन गए थे। फिर इसके बाद हम लोग बताएंगे इसके बारे में थोड़ा सा, सुनिएगा। अकबर, अकबर, हाँ देखिए स्ट्रॉन्ग क्या बोल रहे हैं ये, हाँ ध्यान से समझना, उसने क्या किया, स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन भी दिया लोगों के लिए, ताकि उसका रेवेन्यू सिस्टम भी बढ़ाया जा सके, अच्छा किया जा सके। मनसबदारी सिस्टम, एक बात आएगा तुम्हारे अंदर में कि मनसबदारी क्या था, तो मनसबदारी को आपको समझना है। तो अब ये समझ लीजिए आज के दिनों में जो रैंक होता है, रैंक होल्डर होता है, जैसे हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में देखिएगा तो आपका हवलदार है, फिर उसके बाद क्या है, दरोगा है, दरोगा के बाद इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर के पहले दरोगा के बाद सब इंस्पेक्टर होता है, फिर इंस्पेक्टर होता है, फिर डीएसपी होता है, फिर एसपी होता है, फिर आईएएस होता है। तो ये जो पद है ना, वो उसको मनसबदारी सिस्टम में मनसब कहा जाता था। मनसब एक उर्दू मैंने कि अरबी फारसी लैंग्वेज का वर्ड है, फारसी लैंग्वेज का, और ये मनसब का मतलब होता है रैंक, याद रखिएगा। तो अपने मिलिट्री सिस्टम के अंदर में, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के अंदर में उसने क्या किया था,
एक मनसबदारी सिस्टम लगाया था। जिस तरह से एबल एबल लोग तो होते थे उसी के हिसाब से उनको क्या किया जाता था, सत्ता दिया जाता था, उन्हें सौंपा जाता, जिम्मेदारी सौंपा जाता था। तो उस मनसबदारी सिस्टम को एस्टैब्लिश किया ताकि मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन को सब इफिशिएंट तरीके से चलाया जा सके। हाँ, घर में भी देख सकते हो, हमारे घरों के अंदर में भी तो ऐसा होता है कि जब लोगों को काम बाँट दिया जाता है तो अच्छे से होता है। लेकिन यदि हम किसी एक ही पर या तो मिली-जुली जैसे काम करता है, कोई परफेक्शन नहीं है तो अच्छे से नहीं काम कर पाता है। तो सरकार भी अपने ही तरीक़ा से चलाता ताकि लोगों का अच्छा से भलाई हो सके और साथ-साथ एम्पायर जो बनाए हैं, एस्टेब्लिशमेंट किए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा से चल सके। ये सब मायने में उनको क्या किया था, मनसबदारी सिस्टम को लागू करके रखा था। फिर बोले जो म्यूज़िक, आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर ये सभी क्या हुआ था इसके शासन में बहुत ही तरक्की पाया था। जैसे आप तानसेन के बारे में जान लीजिए, तो वो म्यूज़िक के मामले में तानसेन जो है उनके सुनने के लिए अकबर ए एक सुने थे तानसेन एक ऐसा मतलब कि 9 जेम्स में शामिल था कि उनका जब धुन चालू होता था, जानवर भी इकट्ठा होकर के फिर उनकी धुन को सुना करते थे, इतने लाजवाब गाते थे। तो इससे हमको ये पता चलता है कि उस समय अकबर जो थे, वो म्यूज़िशियन म्यूज़िशियन को बहुत सपोर्ट करते थे। साथ-साथ व आर्किटेक्चर जो बनावटी है, इंजीनियरिंग जो होता है आज के ज़माने में, वो आर्किटेक्चर, लिटरेचर ये सभी फ्लरिश किए थे उस समय में। फिर उसके बाद आपके पास आएगा जहांगीर। जहांगीर कौन थे? जहांगीर के बारे में बताते हैं कि जहांगीर जो है अकबर के बेटा था। एक बात याद रखिए, अकबर का बेटा जहांगीर था। तो जहांगीर जो है वो एक लविंग रूलर समझते हो? इसके बारे में ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना जान लीजिए। मतलब लोग अच्छे बताइए जहांगीर के बारे में आपको क्या समझ में आता है? जहांगीर जो थे, वो एक तरह से देखा जाए जोधाबाई के मतलब कि बेटा थे। जोधाबाई इनकी माँ हैं और इनका अकबर जो है वो दोनों देखा जाए तो हिंदू मुस्लिम का कॉम्बिनेशन से आए हैं। और जहांगीर जहांगीर जो है प्लेजर लविंग रूलर थे और ग्रेट एक्सटेंट थे, हु टू द ग्रेट एक्सटेंट। और उनका मन में उस सत्ता को, एम्पायर को बढ़ाने का भी और जैसे राजा करते वैसे ही उनका भी मन था कि मैं सत्ता को आगे बढ़ाऊं। इनका जो किंगडम था, ध्यान रखिएगा, इनकी जो बीवी है नूरजहां, वो चालाक औरत थी, चालाक वुमेन थी, जो सरकार के कामों में दखलंदाजी देती थी और उनकी बीवी की बात मान करके ये भी अपना काम करते थे क्योंकि वो चालाक थे। और ये बोला जा रहा है कि ध्यान रखना एक बात, तो जिस तरह से उनके पिताजी रिलीजियस टॉलरेंस को क्या किए, बर्दाश्त किए, रिलीजियस टॉलरेंस दिखाए, उसी तरह से जहांगीर भी क्या अपने रिलीजियस टॉलरेंस को बना कर रखे। और एक चीज़ बता रहे हैं यहाँ पर, ध्यान रखना इस चीज़ को, कि जो ये थे यूरोपियन थे, मतलब कि आज जो भारत के ऊपर में जो शासन किए ब्रिटिश लोग, उस ब्रिटिश लोग का जो इस्टेब्लिशमेंट करवाया है ना, फैक्ट्री बनवाने का जो आज्ञा दिया था, वो उस जहांगीर के टाइम में ही आया था। एक बात याद रखिएगा। जहांगीर जो था वो क्या बोल रहा है, फेमस के लिए जाना नहीं, फेमस है जस्टिस के लिए, अपने जस्टिस के लिए, ध्यान रखना इस बात को, फेमस किसके लिए, जस्टिस के लिए। और इसने क्या किया था, गोल्डन चेन लगवाया था, गोल्डन चेन, ठीक है। बोले यार इसने क्या किया, गोल्डन चेन को लगाया था, दिखाते हैं। ये बोला जा रहा है, देखिए यहाँ पर ये है जस्टिस एंड स्कॉलरशिप, ही हैड फिक्स्ड अ गोल्डन चेन्स एंड हंग। इसने क्या किया, अपने रॉयल रॉयल पैलेसेस के गेट पर क्या किया, एक सोना का चेन लगाया था, गोल्डन चेन लगवाया था, ताकि जब भी किसी को क्या हो सके उसके अंदर में ज़रूरत पड़े जस्टिस का, तो वो आ करके चैन को खींचे और फिर उसको डिमांड को पूरा किया जाए, जस्टिस उसको दिया जाए। ये मतलब कि ये मुगलों के अंदर में सबसे बेहतर काम में से एक काम था। जहांगीर अपने आप को ग्रेट स्कॉलर समझते थे, विद्वान समझते थे। उसने क्या किया, तुझके जहांगीर नाम करके पर्शियन लैंग्वेज में क्या किया, अपने ऑटोबायोग्राफी लिखा, जिस तरह से अकबर, क्या इसका नाम है, बाबर, बाबर ने अपने बारे में खुद से लिखे थे, उसी तरह से जहांगीर ने भी अपने बारे में खुद से लिखे थे। और आर्ट और आर्किटेक्चर के क्या थे, वो भक्त थे, पैट्रन थे, ठीक है। अब मेरे पास इस बात को थोड़ा समझिएगा, शाहजहाँ के बारे में थोड़ा बताते हैं आपको। तो शाहजहाँ 1627 से लेकर 1658 तक क्या किया, शासन किए थे। और लगभग आपका हो जा रहा है उधर 28 और 31 ईयर का आसपास इसका शासन है। माना जाता है कि जो शाहजहाँ थे वो ग्रेट बिल्डर माना जाता है, ध्यान रखिएगा, ग्रेट बिल्डर कहा जा रहा है कि शाहजहाँ तो ग्रेट बिल्डर है। उनका जो रेन है को गोल्डन, क्या कहा जा रहा है, उनका जो रेन है गोल्डन पीरियड माना जाता है आर्किटेक्चर की दुनिया में। आप ये देख लीजिए ना कि
वो बहुत सारे कॉन्क्वेस्ट भी किए, बहुत सारे क्या किए, मेड मैनी कॉन्क्वेस्ट, बहुत सारे एरिया को भी जीते, बहुत सारे जो टेरिटरी थे उनके उनको अपने मुगल एम्पायर के अंदर में मिलाया था। बहुत नोटेबल जो है कॉन्क्वेस्ट का अहमदनगर का, कहाँ बाबू, अहमदनगर का, ध्यान रखना, नोटेबल जो है कॉन्क्वेस्ट अहमदनगर का माना जाता है। ठीक है, अहमदनगर का जो कॉन्क्वेस्ट था, उसके बाद उसने बीजापुर गोलकोंडा को भी क्या किया था, मुगल के सुजरनिटी को एक्सेप्टेड करवाया था, ध्यान रखिएगा। अब हुआ क्या कि मुगलों के द्वारा जो बहुत बड़ा भाषा है उसे कोई खिलाफ में जाना पसंद नहीं करता था, तो सोचता था कि क्यों ना हम इन्हीं के साथ मिल जाएं, ताकि मेरे सत्ता भी बच जाए और प्लस जान से भी, जैसे कोई कहीं भी वार होता है तो जान से तो जाता ही है, जो हार रहा है तो जान से जाएगा ही, तो अपने जान बचाने के साथ साथ सत्ता को भी बचाना है, तो सुजरनिटी को एक्सेप्ट, सुजरनिटी क्या है, मतलब किसी का अधीन हो जाना, ठीक है ना, किसी का जब हम क्या होता है, किसी का अधीन हो जाते हैं, किसी का सुजरनिटी एक्सेप्ट कर लेते हैं, है ना, किसी का अधीन को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर ये मेरे पास आए बात को समझने बाबू। और ये शाहजहाँ था, वो बिगेस्ट मोनूमेंट अपने लिए, जो मुमताज़ महल, समझ, मुमताज़ महल कौन थे, मुमताज़ महल जो है उनकी बीवी के नाम है, उनसे बहुत प्यार करते थे, इसीलिए वो क्या किए, जब उनका डेथ हो जाता है तो वो गम में रहने के साथ साथ उनके बारे में सोचते रहते थे, तो सोचा कि इसके लिए कुछ ऐसा बनाया जाए कि दुनिया याद करे इसके बारे में, तो उसने क्या किया, ताज, आगरा में क्या किया, ताजमहल बनवा दिया, और जो मोस्ट ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट के रूप में देखा जाता है, ध्यान रखना, लाइक इवन टुडे स्टैंड मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग, सेवन वंडर में इसको शामिल किया गया, और क्या बताया आपको, इतनी खूबसूरत है कि इसको सेवन वंडर में शामिल किया गया, लिखा हुआ है देखो, इसको सेवन वंडर में शामिल किया गया इसको, ये देखो, कंसिडर अमंग द सेवन वंडर ऑफ द वर्ल्ड, इट इज़ अ ग्रेट मॉन्यूमेंट ऑफ लव, लव मतलब कि मॉन्यूमेंट के प्रति देखा जाए तो एक इसको किंग्स ऑफ इंजीनियर भी कहा जाता है, ये राजा जो थे वो एक तरह से आर्किटेक्चरल के मामला में इंजीनियर थे, इंजीनियर राजा भी इसको कहा जाता है, इंजीनियर किंग भी कहा जाता है। अब मेरे पास आए इसके बारे में, औरंगजेब के बारे में थोड़ा बताते हैं आपको। औरंगजेब जो है 1658 से 70, लगभग 50 साल ये भी शासन किया, लेकिन इनका जो शासन रहा, लोगों को मैंने भारत के अंदर में जो है सो थोड़ा दागदार टाइप का रखा, नॉन नॉन मुस्लिम लोग जो है, वो हिंदूज लोग जो है, इनके प्रति हमेशा क्या किए थे, अपोज करते थे, कि इसका जो रिलीजियस टॉलरेंस था, जैसे जजिया जैसा टैक्स होता था, पिलग्रिम्स टैक्स होता था, जजिया होता था, वो सब क्या करते थे, अकबर हटा दिया था। रिलीजियस टॉलरेंस को जहांगीर भी एक्सेप्ट किया था, शाहजहाँ के बारे में उतना डिटेल नहीं दिया गया इसमें, लेकिन शाहजहाँ ने भी एक्सेप्ट, लेकिन जब दोबारा इसके बात किया जाता है, औरंगजेब की बात किया जाता है, तो जजिया पिलग्रिम टैक्स को लगाया था नॉन मुस्लिम के ऊपर में। अच्छा, जजिया क्या होता है, जजिया के बारे में बताते हैं कि एक क्या होता है, रिलीजियस टैक्स होता है, यदि आप सरकार आपको प्रोटेक्शन दे रही है तो इसके बदले आप टैक्स देते हो, नॉन मुस्लिम होने की वजह से, ठीक है ना। तो ये इसका जो कट्टर नीति था, रिलीजियस पॉलिसी, जो शॉर्ट साइटेड रिलीजियस पॉलिसी था, शॉर्ट साइटेड रिलीजियस पॉलिसी था, वो इनके लिए जानलेवा रहा, क्योंकि जब तक सत्ता में रहे 1707 तक, वो तब तक तो ठीक था, किंगडम तो अपोज लोग करते रहा, रेबिलियन को दबाने में इसका समय चला गया, लेकिन जैसे ही 1707 खत्म हुआ, उनके बाद जो वीक सक्सेसर हुआ, धीरे धीरे क्या हुए, अपने अपने जो प्रोविंसेस होते हैं, एरिया खोते चले गए, और लिमिट क्या होगा, दिल्ली पर सीमित रह करके रह गए। तो हम आपको बता देते हैं, लिखा हुआ है देखो, मुगल एम्पायर जो औरंगजेब, इसमें क्या है, होल इंडिया, इसमें पूरा का पूरा होल इंडिया को अपने अंदर में मिला लिया था। औरंगजेब जो है सो ज़्यादा टाइम क्या करता था, बैटल लड़ने में लगाता था, रेबेलियन को सप्रेसिंग करने में लगाता था, अपने किंगडम से बचाने के लिए। शॉर्ट साइटेड रिलीजियस पॉलिसी की वजह से ऑर्थोडॉक्स, उनके जो ऑर्थोडॉक्स व्यू था, कट्टर नीति जो था, है ना, उसको बर्बाद किया इस एम्पायर को। और लिखा जा रहा है कि राजपूत लोग जो थे इसको ऑफेंडेड करते थे, मराठा, सिख, ये सब क्या, ह्यूज सम इन फाइटिंग, मतलब नहीं, इससे हुआ क्या, यदि कहीं भी वार होगा तो ऐसा नहीं तो फ्री वार होता है, उसके लिए पैसा खर्च होता है, मिलिट्री में खर्च देना पड़ता है, तो उनके जो है फाइटिंग की वजह से बहुत सारा सम, उनका जो संपत्ति है, सम मतलब क्या होता है, दौलत, ह्यूज सम, बहुत सारे सम क्या हो गया, उनको गंवाना पड़ा अपने हाथों से, ठीक है ना। और ध्यान रखना, और ये इरोडेड, इससे क्या होगा, मुगल एम्पायर का पावर धीरे धीरे इरोडेड होना, इरोडेड मतलब खत्म होने लगा। औरंगजेब औरंगजेब का जो सबसे बेकार और जो कट्टर नीति था, जिसकी वजह से वो बर्बाद हुआ, मुगल बर्बाद हुआ, उसमें आपका डिक्कन पॉलिसी भी माना जाता है। औरंगजेब का जो डिक्कन पॉलिसी था, वो डिस्ट्रिक्ट बर्बाद करने लगा था, और 1682 के अंदर में वो क्या किया, जब डेथ कर गया, 1682 से लेकर के जब 1707 तक उसने शासन किया। और लेकिन एक बात याद रखिए, लेकिन लिखा कि आपको याद होना चाहिए, रिमाइंडेड इन द डिक्कन ट्राइंग टू क्रश, उसने रिबेलियन को दबाने के लिए गोलकुंडा बीजापुर स्टेट को भी क्या किया,
ही कंकर्ड देम फाइनली बट ही प्रोसेस इन इम्पेटेड, मैंने ये हुआ कि उसने गोलकुंडा और बीजापुर को अपने अंदर में मिला लिया। रेबिलियन को दबाने में सक्सेस तो हो गया, लेकिन इनके दौरान उनका जो ट्रेजरी था, जो दो वो क्या बोलते शाही खजाना था, सबका सब खत्म हो गया, बर्बाद हो गया एम्पायर को। मतलब कि एम्पायर में जितना शाही खजाना था बहुत ही ज़्यादा उसमें बर्बादी हुआ। तो ये है महान आत्मा, ये है, ठीक है, औरंगजेब जी। आफ्टर हिज डेथ द मुगल एम्पायर लॉस्ट हिज ग्लोरी एंड डिक्लाइंड रैपिडली। उसके बाद क्या हुआ, मुगलों का शासन में गिरावट आया, उनके जो पावर में गिरावट आया, फिर उतना पावरफुल नहीं रह पाए। हाँ, एक बात बताते हैं आपको, थोड़ा सा आपको बताते, देखिए यहाँ पर हमको थोड़ा सा बता देते। देखिए एक चीज़ यहाँ पर आपको देखने मिलेगा कि अच्छा प्रोविंसेस की नाम में देखा जाए तो क्या हो। आप इस बात को देखिएगा, यहाँ से लेकर के देख पा रहे हैं ना, ये पार्ट, ये जो थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है इसके बारे में थोड़ा बताते हैं, थोड़ा देखिए इस चीज़ को बताते हैं। यहाँ पर आपका दिल्ली है ना, लाहौर, मुल्तान, सिंध, मालवा, ठीक है ना। इसके बाद आपका खारवाड़, अहमदनगर, उसका बिहार, अवध, ये गोंडवाना, उसके बाद आपका ये आपका बंगाल आ जाएगा। तो ये सारे एरिया में क्या बटा हुआ था, अलग अलग प्रोविंस। जैसे ही इनका खत्म हुआ तो ये सत्ता के अंदर जैसे बाहर हो गया, तो उसके बाद वो जितने सारे सक्सेसर वो कमज़ोर हो गए, ठीक है। तो लेकिन ये कह सकते हैं कि इनके समय में बहुत ज़्यादा क्या थे, मुगल एम्पायर पावरफुल थे। उनसे कोई मुंह लगाना, मुंह मतलब कि लड़ाई करना, उनसे युद्ध करना, कोई युद्ध करने की कोशिश भी नहीं करता, अपना जान बचा करके लोग रहता था। अब फिर मेरे पास आपके बारे में बताएं कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा था उनका, जो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन था उसका कैसा कंडीशन था। पूरा क्रेडिट जो दिया गया साउंड फाउंडेशन, मुगल एम्पायर जो जाता है, मैंने कि अब कहा जाए साउंड फाउंडेशन ऑफ द, जो ताकत के रूप में देखा जा सकता है मुगल एम्पायर का, वो क्या है, मुगल एम्पायर का साउंड वो जाता अकबर को। अकबर फॉलो किया था, इम्प्रूव किया, बहुत सारे पॉलिसी जो शेर शाह के द्वारा बनाया गया था उन्हें फॉलो किया, और कुछ इम्प्रूव भी किया। जनरली जो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन था वो इंडियन और पर्शियन सिस्टम से बिलोंग करता था। ये दो मेन पिलर था मुगलों का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के अंदर में, और एब्सोल्यूट ऑथोरिटी रखता था एम्पायर में। और स्ट्रेंथ ऑफ द आर्मी, स्ट्रेंथ ऑफ द आर्मी मतलब अपने आर्मी को मजबूत करना और एम्पायर का अथॉरिटी को बचाना, ये ताकत इसका पहला कंडीशन में एडमिनिस्ट्रेशन को बांटा गया था। नंबर ऑफ ऑफिशियल जो डायरेक्टली क्या करता था, एम्पायर के द्वारा अपॉइंटेड किया, मतलब राजा ही इनको अपॉइंट करता था। सेंट्रल और प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो दीपा ध्यान रखिएगा, जो एडमिनिस्ट्रेट अकबर का था वो डिवाइडेड किया गया दो ग्रुप के अंदर में, एक तो सेंट्रल, दूसरा प्रोविंशियल। सेंट्रल मतलब जैसे हमारे देश के अंदर में आज होता है ना, दो तरह गवर्नमेंट है। एक गवर्नमेंट जैसे मोदी गवर्नमेंट, पीछे से भारत में देख सकते हो प्रधानमंत्री जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आता है। और जितने सारे स्टेट है, राज्य हैं, सबका सब क्या होता है, सेकेंडरी रूप में देखा जाए तो वो सबका सब प्रोविंशियल हो जाते हैं। मतलब सेंट्रल जो होता है उसके अंदर में सारे प्रोविंशियल होते हैं। उसी तरीक़ा से उस ज़माने में सेंट्रल प्रोविंशियल होता था, जो सूबाज कहा जाता था, है ना। लगभग होल एम्पायर जो है 15 सूबाज में बांटा था, कितना बाबू, 15 सूबाज के अंदर बांटा था, ठीक है ना, जिसको प्रोविंसेस कहा जाता। और हर एक प्रोविंसेस का जो है, हर एक प्रोविंसेस का ध्यान रखना, हर एक प्रोविंसेस का जो है वो इंचार्ज होता था ना, चार्ज जो करता था सूबेदार करता था। मतलब कि एक सूबा का जो हेड होता था सूबेदार, गवर्नर भी कहा जाता था। ये फुल सिविल और मिलिट्री पावर अपने पास रखता था, जितने सारे मिलिट्री और सिविल है सारे पावर अपने पास रखता था। जो पोस्ट था वो ट्रांसफरेबल भी था। दीवान जो था इंचार्ज, मतलब कि ये रिवेन्यू, लैंड रिवेन्यू कलेक्शन के लिए दीवान को एस्टेब्लिश किया गया था। दीवान, दीवान जो होता था वो ज़मीन से जो टैक्स आता था उसको कलेक्ट करता था। सूबा भी बटा हुआ था, सूबा बोला कि उसको भी सब डिवाइडेड किया गया था, सूबा बट करके सरकार में बट गया था। और फिर सरकार जो है बट गया था परगना के अंदर में। और हर एक परगना में क्या बोल रहा है, बहुत सारे गांव होते थे, नंबर ऑफ विलेज होते थे। हर एक परगना जो है, ध्यान रखना, हर एक परगना है वो क्या आते थे, फौजदार के अंदर में आते थे। जो परगना था, ध्यान रखना, परगना के अंदर नंबर ऑफ विलेजेस, और परगना जो थे वो फौजदार उसका हेड था, उसके चार्ज में था। सूबेदार जो है नंबर के, लेकिन नंबर ऑफ एज, ऐसे हुआ स्टेटेड नंबर ऑफ सूबेदार इन नंबर ऑफ एज। ध्यान रखना कि सूबेदार एक से ज़्यादा भी हो सकता था। अबुल फजल अपने बुक में लिखते हैं, आइन अकबरी में, वो कहते हैं कि जो मेन ड्यूटी फौजदार का होता है वो रिवॉल्ट को क्रश करना। ध्यान रखना, यहाँ लिखा देखो, आइन अकबरी का अपने बुक में लिखते हैं कि जो फौजदार होते थे, तो जो लोकल लेवल पर जो रिवॉल्ट होते थे क्रश करने का काम उनका मेन होता था। और चोरों को पकड़ना, डकैत को पकड़ना, इनका मेन काम होता था। और साथ साथ मिलिट्री को हेल्प करना प्रोविंशियल ऑफिसेस को चलाने के लिए, ठीक है।
गाँव जो होते थे वो आपको मुकद्दम मुकद्दम जो गाँव का जो हेड होता था वो मुकद्दम था। और जो पटवारी पटवारी समझते हो, ये पटवारी या चौकीदार जिसको आज भी देख सकते हो, गांव का जो हेड होता था वो पटवारी चौकीदार या मुकद्दम, ये सब नाम रखा गया था गांव के जो हेड होते थे। एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो प्रोविंसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जिस तरह जो एडमिनिस्ट्रेशन इन द प्रोविंस, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में जितने सारे एडमिनिस्ट्रेशन होते थे वो सबका सब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में जाता था। मुगलों के द्वारा ये कार्य, मुगल जो थे वो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन था मुगलों का, वो सक्सेसफुल फंक्शनिंग भी करवाता था। और अकबर जो है वो नए टाइप का सिस्टम को लाया, मनसबदारी सिस्टम। और हर एक ऑफिसर को क्या किया, मनसब दिया, रैंक दिया, जिसको मनसबदार कहा गया। स्मॉलेस्ट मनसबदार जो था वो 10 घोड़ों का था। हमने, आप पहले जान लीजिए कि पहले घोड़ा से वार किया जाता था। जिसके पास जितना ज़्यादा घोड़ा होता था, जिस जिस सेना के पास जितना ज़्यादा घोड़ा होता था, उसी तरह से उसको मनसब दिया जाता था। तो जो सबसे छोटा मनसब होता था 10 घोड़ों का होता था। हाईएस्ट मनसब जो था लगभग 5,000 घोड़ों के पास, जिसके पास 5,000 घोड़ा होता था उसको हाई मनसब मिलता था। प्रिंसेस जो होते वो हायर नंबर, प्रिंसेस के पास ही बहुत सारे नंबर क्या होता था, घोड़ों का होता था। मनसब मनसब ये कहा जा रहा है कि जो मनसब था वो मनसब जो है लाइफ टाइम, माने कि मनसब जो होता था लाइफ टाइम, ऑफिसर के लाइफ टाइम के लिए होता था। ये क्या होता था, अच्छी एक बात है, डिसेंडेंट मतलब होता है अपने अपने खानदान तक नहीं पहुंचे। जैसे कि हम ये नहीं कि हम मर गए तो मेरा बच्चा भी रहेगा, ऐसा नहीं। इट डिड नॉट पास ऑन हिज डिसेंडेंट, खानदान दर खानदान नहीं चलता था ये मनसब जो होता था। तो जिसके पास जो घोड़ा है या तो जिसके पास जो पावर उतने तक रहता था, फिर अगला बार बंद हो जाता था। मनसबदार जो होते थे वो ट्रांसफरेबल फ्रॉम एरिया, ऑन वन एरिया टू अनदर। मनसबदार जो होते थे वो बदलते थे कि जैसे दूसरे एरिया में भेजा जा सकता था। जो सैलरी था वो क्या था, फिक्स सैलरी था। मनसबदार जो थे वो मेंटेन करते थे आर्मी अकॉर्डिंग टू द रैंक ऑफ, उसका मनसब के हिसाब से आर्मी को मेंटेन करते थे। 33 ग्रेड्स होते थे मनसबदारों में, कितना, 33 ग्रेड्स, याद रखिए इस चीज़ को, पॉइंट टू बी नोटेड। 33, ठीक है, 33। कहा यह जा रहा है, और लिखा है कि 10 से लेकर के कितना, 10,000 जो है अकबर के रन में क्या था, ग्रेड था, वेट किया गया। 10 से लेकर के कितना, 10,000 तक रखा गया था। और सभी को क्या कहा गया था, नाम दिया था लैंड, यानी कि दे वर असाइंड लैंड। जितने लोग थे जिसको टैक्स पैसा नहीं मिलता था उसको ज़मीन दे दिया जाता था, वहाँ से टैक्स लेकर के अपना गुजर बसर करिए। फिर यहाँ पर आया मेरे पास लैंड रेवेन्यू सिस्टम। इसको समझिएगा, लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो था मेन सोर्स था इनकम का स्टेट का। मुगल एम्पायर जब कोई भी शासन चलाता है उसके लिए क्या होता है, टैक्स जरूर बहुत ज़रूरी चीज़ है। बिना टैक्स से कोई भी सत्ता नहीं चलता। तो टैक्स लगाते थे किसके ऊपर में, ज़मीन के ऊपर में, लैंड के ऊपर में। तो जो मेन सोर्स था इनकम का मुगल के टाइम में वो क्या था, लैंड रेवेन्यू। ध्यान रखना है 1526 लेकर के 1700 तक मुगल नेचुरली क्या करते थे, ग्रेट अटेंशन रखते थे एग्रीगेरियन रिफॉर्म में। मतलब खेती को लेकर के, खास करके खेती अच्छा होगा तभी तो टैक्स ज़्यादा मिल पाएगा। तो एग्रीगेरियन रिफॉर्म बहुत सारे किया उसने। क्या किया, एग्रीगेरियन सिस्टम के अंदर में बहुत लेट डाउन वर्क पर सिस्टम कंटिन्यू टू, नहीं क्या किया, एक तरह से सिस्टम तैयार किया ताकि उनको खेती की सुविधाएं दिया जा सके, फिर वहाँ से टैक्स भी दिया जा सके। और वो उसका सक्सेसर भी उसको फॉलो किया था। बोले यार कि रेवेन्यू मिनिस्टर जो राजा टोडरमल थे उसने ऑलरेडी ही क्या किया था, गुड डील ऑफ द एक्सपीरियंस अंडर द शेरशाह सूरी के अंदर में रह करके उसने क्या किया, बहुत सारे चीज़ सीखे थे। और उन्हीं के एक्सपीरियंस को लेते हुए उसने क्या किया, शेरशाह सूरी का जो एक्सपीरियंस था वो अकबर के, लेकिन मुगलों के टाइम में वही वही चीज़ यूज़ किया गया था। अकबर रिफॉर्म्स किए रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर में। पहले क्या था, लैंड वाज मेजर्ड इन टू, मैंने बिघास के अंदर में बैम्बू जरीब, ये देखो बैम्बू जो होता है ना, एक बड़ा सा बांस का ये लंबा सा लट्ठा होता है, उसको नापने के लिए, उसको मेजरमेंट करने के लिए क्या होता है, बम्बू जरीब का इस्तेमाल किया जाता था ताकि वो पता कर सके कितना लंबा है कितना चौड़ा है। उसी हिसाब से उसको टैक्स भी लिया जाता था। जो कल्टिवेटेड लैंड होता था वो क्लासिफाइड किया गया था 4 डिवीज़न के अंदर में, जिसका नाम था पोलाज। क्या नाम था वो, पोलाज, अंडरलाइन कर देता हूँ। पोलाज, परौती, चहार, बंजर। ध्यान रखना, ये आपका नाम था इसका, ध्यान रखना इसका। ये था ज़मीनों का टाइप के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। और जो पोलाज था वो क्या था, ऑलवेज मैंने एक ऐसा ज़मीन था जो बहुत ज़्यादा उपजाऊ था। पोलाज जो था हमेशा कल्टीवेटेड होने वाला ज़मीन था, ठीक है।
जो कभी भी क्या है, लाइफ फॉलो, मैंने ये हो सकता है कि कभी उसका पैदावार गिर ही नहीं सकता। पर्वतीय लैंड जो था वो लाइफ फॉलो फॉर द ईयर में साल में 2 बार इसका क्या होता था, इस टाइम को देखा जाता है कितना ज़मीन में खेती हुआ नहीं हुआ। चार लैंड जो होता था लेफ्ट हैंड मैंने कि 3 कल्टीवेटर फॉर 3 और 4 ईयर्स, 3 साल के लिए छोड़ दिया, 4 साल के लिए छोड़ दिया, फिर दोबारा क्या कि उसमें खेती किया जाए, तो उसी तरह से उसका टैक्स भी लगता था। बंजर जो था वो क्या था, मैंने कि फॉलो फॉर 5, क्या बोल रहे हैं 5, मैंने 4 5 सालों के 5 सालों के लिए छोड़ा जाता था, फिर उसमें खेती किया जाता था। 5 साल से भी से ज़्यादा बोल रहा है, ईयर्स एंड मोर। टोटल जो प्रोड्यूस था, जो टोटल प्रोड्यूस था, ध्यान रखना, बीघा में वो फर्स्ट 3 काइंड्स ऑफ लैंड से ही लिया जाता था, जो अलग अलग तरह दिया गया। शेयर जो स्टेट फिक्स्ड में 1/3 लिया जाता है, कितना वो टोटल प्रोड्यूस का 1/3 मतलब समझ लो 3, किसी भी ज़मीन का जो पैदावार हुआ उसमें जो यील्डिंग हुआ, तो 3 हिस्सा करने के बाद उसमें एक पार्ट को ले करके उसी को बोला जाता है शेयर स्टेट वाइज द फिक्स 1 रेशियो ऑफ द टोटल। जो कल्टीवेटर थे वो क्या करते थे, रेवेन्यू मतलब कि लैंड रेवेन्यू देते थे कैश, या तो और भी दूसरा तरीका होता था। अकबर प्रीफर करते थे कैश पेमेंट को, मतलब कि हमें कैश पैसा ही दीजिए, हम और जो आप अनाज उगाएं वो कहीं पर बेच दीजिए, हमको पैसा चाहिए। और इसने क्या किया, प्राइसेस को क्या किया, फिक्स नहीं दिया, ईच प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल, इन ऑर्डर टू फिक्स प्राइस ऑन ईच आर्टिकल, हर एक आर्टिकलों को सामानों का जो था फिक्स प्राइस करके रखा गया था। एवरेज 10 ईयर्स, मैंने प्राइस जो है हमेशा 10 सालों में लिया जाता नहीं, एक दो दिन, 2 साल में नहीं, 10 सालों में इसका टैक्स, 10 साल हो गया तो 10 साल के बाद एक वो टैक्स लिया जाता था। बंजर लैंड जो था अंडर कल्टीवेशन लॉन्स, और ये भी कहा जा रहा है एडवांस में, यदि मान लेते हैं कभी कभी ऐसा भी होता है, आज भी सरकार ऐसा करती है, खेती करवा रहे हैं तो कभी कभी ऐसा भी होता है जहाँ पर क्या होता है, ड्रॉट आ जाता है, सुखाड़ जिसको कहा जाता है, फैमिन, मतलब कि फैमिन मतलब ड्रॉट, सूखा हो गया, कभी बाढ़ आ गया, फ्लड आ गया, क्या अकाल, फैमिन होता है अकाल पड़ जाना होता है, ठीक है, ये फैमिन जो दिखाई दे रही है अकाल पड़ना होता है, और ड्रॉट मतलब सुखाड़ होता है। अनएक्सपेक्टेड कैलामिटीज़ मतलब जैसे बाढ़ आ गया, और अनएक्सपेक्टेड कैलामिटीज़ के अंदर में क्या बोल सकते हैं, जैसे आंधी तूफान से बारिश हुआ, सारा का सारा खेत तहस नहस कर दिया, तो उस समय क्या करता, सरकार उसको लोन दे देती थी एडवांस के अंदर में, ताकि वो सीड परचेस कर सके, जानवर भी खरीद सके, क्योंकि जानवर से खेती होता था। रेवेन्यू कलेक्टर जो होते थे वो क्या है, फ्रेंडली टुवर्ड्स द कल्टीवेटर। रेवेन्यू जो कलेक्टर थे वो क्या कर रहा है, कल्टीवेटर के क्या, कल्टीवेटर के दोस्त, मतलब कि जो खेती करने वाले थे, वो उनका अच्छा बिहेव उनके साथ था, लोग उनको दबाने की कोशिश नहीं करता था, ठीक है, नॉट टू अप्रेस देम इन द बिगनिंग द रेवेन्यू सेटलमेंट वाज मेड एनुअली, बट मैंने शुरुआत में साल साल में लेता था, लेकिन बाद में क्या किया, वन बिकॉज ऑफ द सक्सेसफुल वर्किंग इट मेड डेसिनियल, मतलब 10 सालों में लेना, डेसिनियल क्या था, 10 सालों में लिया गया। रियल ये हुआ कि रेवेन्यू एट द स्टेट ग्रेटली, अब 10 साल में लेने लगा तो लोग मन से काम भी करता, और फिर इसको देने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होता, तो बहुत ज़्यादा इसमें क्या हुआ, रेवेन्यू में बढ़ोतरी देखने मिला। कल्टीवेटर बिकेम बेटर ऑफ, और ज़्यादा अच्छा महसूस किया, और कंट्री क्या हुआ, बहुत बहुत तरक्की किया, प्रोस्पेरस हुआ, मैंने ज़्यादा एबंडेंस ऑफ फूड, फूड मेड मेड लाइफ ऑफ द कॉमन मैन बेटर देन हैप्पियर। 10 साल में जब टैक्स लिया जाने लगा तो लोग वहाँ खुश रहने लगे, सरकार के प्रति उनका अपोजिशन भी खत्म हो गया, और इस तरह से वहाँ के लोग प्रोस्पेरस, वहाँ सुख संपत्ति से रहने लगे। शॉर्ट में कहा जाए, डॉक्टर वी एस स्मिथ बोलते हैं, एक सिस्टम जो एडमायरेबल है, principle was sound and a practical instruction officer were all that could be desired. This revenue system of the Todermal was also followed by Akbar's successor and many. टोडरमल का जो ये ऑफिशियल ऑफिशियल लैंड रेवेन्यू सिस्टम को तैयार किया गया था, और भी अकबर के बाद के जो सक्सेसर उनके ही फॉलो किए। लेटेस्ट इसको भी बता दिया जाए क्या, चलिए बता देते हैं। कहा यह जा रहा है कि जो सोर्स थे मुगल पीरियड का, वो 2 तरह का दिया जा रहा है, ध्यान रखना इस बात को, लिटरेरी सोर्सेस है, और पर्टिकुलर क्या, अबुल फजल, आइन अकबरी मोनूमेंट लाइक हुमायूं टॉम, फतेहपुर सिकरी, आगरा फोर्ट, ताजमहल, जामा मस्जिद, ये सब चीज़ें थे। मुगलों का जो इसकी बात, ग्रेट मुगल एम्पायर जो 1526 से लेकर के 1707 तक आया था। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और ये औरंगजेब, ये सब क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर थे यहाँ के। बाबर 1526-30 तक ये फाउंडर थे मुगल एम्पायर का, और वो शासन की दिल्ली का सुल्तान था, शासन था, शासक था, और डिफेंडिंग किया था लोधी एम्पायर को, इब्राहिम लोधी को 1526 में। और एक ग्रेट जनरल और स्कॉलर भी थे। हुमायूं 1530 से लेकर के 1540 तक शासन किया, 2 बार शासन किया था, एक बार 1 साल और एक बार 10 साल। वीक सक्सेसर होने के साथ बाबर के बाद आया जो वीक सक्सेसर है, लॉस्ट अपने किंगडम को क्या शेरशाह के हाथों में गवा बैठा। 15 साल के बाद उसने क्या किया, भटकते भटकते वेल्डरनेस, हमने भटकते भटकते
दोबारा से रीगेन कर लिया था 1555 के अंदर में। उसके बाद वो तुरंत उनके बाद जैसे गेन करते कुछ एक साल के बाद उनका डेथ हो जाता। अकबर 1556 1605 के अंदर में ग्रेट रूलर माना जाता है डायनेस्टी का। नॉन मुस्लिम सब्जेक्ट में देखा जाए टॉलरेंट रिलीजियस पॉलिसीज के साथ था, और पैट्रन थे आर्ट आर्ट और आर्किटेक्चर का। 9 जेम्स उसी के कोर्ट में थे, जो कोर्ट को बहुत तरक्की तक पहुंचा है। जहांगीर 1605 से 1627 में प्लेजर सीकिंग रूलर थे, जो पॉलिसीज को क्या किए, अपने फादर के जो पॉलिसी थे उनको आगे बढ़ाया। ग्रेट पैटर्न आर्किटेक्चर और किसका, आर्ट और आर्किटेक्चर। और जस्टिस लवर ऑफ जस्टिस, ये जस्टिस मतलब कि जो न्याय होता है उनको बहुत अच्छे से सुधारू किया। और शाहजहाँ जो है जो मैग्निफिसेंट बिल्डर के रूप में देखा जा रहा है, फेमस और सुपर बिल्डिंग बनाने में माहिर है। ताज बनाया और रेड फोर्ट बनाया, साथ साथ आपका क्या है जामा मस्जिद को भी बनाने का काम किया। थैंक यू बाबू, थैंक यू। और थोड़ा सा आपको ये तो आपको बात पता चल ही गया है। अच्छा ये थोड़ा छूट गया था लगता है। अच्छा थोड़ा सा अकबर के बारे में बता देते हैं, हाँ छूट गया था, माफ़ करिएगा, अरेंज नहीं कर पाए अच्छे से। अकबर के बारे में कहा जा रहा है कि जिसने अकबर जो है अपने एम्पायर को फैलाया अफगानिस्तान तक, कहाँ तक वो देख रही है अफगानिस्तान का पार्ट, ये देखिए पार्ट, ये अफगानिस्तान तक फैलाया। और साथ साथ क्या किया, पूरा का पूरा यहाँ देख रहे हैं, यहाँ से लेकर के बंगाल तक लिया, बीच वाला पार्ट को छोड़ दिया जाए तो पूरा का पूरा इसने शामिल कर लिया था। 15 सूबाज था। अकबर क्या क्या रियलाइज़ हो गया था इनको पहले से। और किसका से अकबर का स्टोरी बताओ, ये पॉइंट को बढ़िया से समझना, ठीक है। अकबर जो है रियलाइज़ हो गया कि यदि हम यहाँ पर शासन करना चाहते हैं तो राजपूतों को अपना लॉयल बनाना पड़ेगा, लॉयल्टी टू ऑफ द राजपूत। ये बोला कि यहाँ लॉयल्टी रखना पड़ेगा राजपूतों को। फ्रेंडशिप ना फ्रेंडशिप हाथ बढ़ावा बढ़ावा दे दिया। ही एक्सटेंडेड हिज हैंड इन द फ्रेंडशिप टू देम, शादी भी किया राजपूत प्रिंसेस से। और राजपूतों को क्या किया, हाई पोजीशन पर रखा, है ना। और राजपूतों को क्या किया, अपने किंगडम के हाई पोजीशन पर रख करके उनको टॉलरेंस मतलब कि रिलीजियस टॉलरेंस की पूरी छूट दिया, मतलब कि आप अपने धर्म को माने, हम अपने धर्म को माने, हमको धर्म से कोई मतलब नहीं है। और साथ साथ क्या किया, एक बात यहाँ समझने वाली बात है, वो फेथ दिलाने के लिए जजिया टैक्स और पिलग्रिम टैक्स जो होता है उनको ख़त्म किया। जैसे पवित्र स्थान पर लोग जाते हैं, उसको पिलग्रिम टैक्स कहा जाता है, तो वहाँ सरकार टैक्स लेती है। इस तरह का टैक्स को क्या किया, ख़त्म कर दिया। जो मुस्लिम शासक होते थे वो टैक्स लिया करते थे, तो अकबर ने उस टैक्स को ख़त्म किया कि पिलग्रिम टैक्स नहीं लिया जाएगा। जिस तरह से हम मुस्लिमों में होता है कि हज हज होता है, मक्का लोग जाते हैं। हिंदू धर्म के अंदर में क्या होता है, जैसे बहुत चार धाम के रूप में देखा जा सकता है। बद्रीनाथ है, उसका बाद आपका ये बद्रीनाथ के बारे में वहाँ हिमालय साइड में दिया हुआ है चार पांच, जो हमको उतना पता नहीं है, लेकिन वो जो पिलग्रिम टैक्स उस तरह होता है कि वहाँ जाइएगा पवित्र स्थान पर तो इसलिए टैक्स दिया जाना होगा। तो अकबर का ये सबसे महान काम में से एक काम था कि उसने क्या किया, रिलीजियस टैक्स को ख़त्म कर दिया था, ध्यान रखना चाहिए, और पिलग्रिम टैक्स को ख़त्म कर दिया था। और कुछ है, हाँ क्वेश्चन भी आया तो आप बना सकते हो, मैं टिक कर देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग मोन्यूमेंट वाज बिल्ट बाय द अकबर, अकबर के द्वारा कौन सा बनाया गया था, हुमायूं टॉम नहीं। आगरा फोर्ट क्या बनाया गया था, वाज नॉट बिल्ट बाय द। तो हुमायूं का टॉम कैसे बनाएगा, सोच के देखो, अपने से सोच के देखो, हुमायूं का टॉम अकबर कैसे बनाया, क्योंकि अकबर के बेटा हुमायूं था, तो नहीं बनाया था। अकबर आगरा फोर्ट नहीं, फतेहपुर सीकरी, हुमायूं टॉम, नॉन ऑफ दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग मोन्यूमेंट वाज नॉट बिल्ट बाय अकबर, अकबर के द्वारा नहीं बनाया गया। अकबर के, हाँ इसकी ध्यान रखिएगा, उनका फूफी था मतलब, हाँ बेगम करके कुछ नाम था, हुमायूं टॉम हमको तक लग रहा है। विद द फॉलोइंग बिल्डिंग नॉट लोकेटेड फतेहपुर सीकरी, टॉम ऑफ मोइनुद्दीन चिश्ती, इबादत खाना है, ये नहीं है, ठीक है। और बिल्ड द ताजमहल, ताजमहल शाहजहाँ ने बनवाया था, ठीक है। उसके बाद विद पे पैराडाइज ऑन द अर्थ, रेड फोर्ट को कहा जा रहा था, जो अब पहले पढ़ाए थे, इट इज दिस इज इट इज दिस इट इज दिस, है ना, वो याद करिए पीछे का। फिर कई बीच द फॉलोइंग बैटल वाज नॉट फॉन बाय बाबर, बाबर के द्वारा कौन नहीं लड़ा गया था, सेकंड बैटल ऑफ लड़ा गया था, गग्गर खानवा, चंदेरी खानवा गग्गर। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, और नॉट लड़ा, बैटल ऑफ चंदेरी, गग्गर खानवा, ये तीनों तो हुआ था। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ा था ना, ध्यान रखना, ये नहीं था। शेरशाह डिफीटेड हुमायूं इन विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल, शेरशाह किस में हराया था, चौसा,
याद रखिएगा, बैटल ऑफ चौसा। वो इंट्रोड्यूस मनसबदारी सिस्टम, अकबर ने इंट्रोड्यूस किया था मनसबदारी सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स वाज एबोलिश बाय अकबर? दोनों टैक्स वन जजिया और जो लिया था पिलग्रिम टैक्स, दोनों पर ये हो जाएगा। विच मुगल रूलर्स हैड फिक्स्ड गोल्डन चेन ऑफ द जस्टिस? ये तो जहांगीर के टाइम हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद अकबर? राजा केदारी मल कौन था भाई? ये गलत हो जाएगा। हु रोट अकबरनामा? अकबरनामा किसने लिखा था? अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था, है ना। हु बिल्ड द हुमायूं टॉम एंड वर? वेयर, कहाँ हुमायूं टॉम जो कहाँ पर है? ये हाजी बेगम ग्वालियर आगरा फोर्ट के अंदर में है कि दिल्ली में? दिल्ली में हाजी बेगम के द्वारा बनाया गया था, वो बताया ना पहले। वो हाउ मेनी स्टोरी ऑन द पंचमहल? 5। और विच इज बुलंद दरवाजा लोकेटेड? आगरा में बुलंद दरवाजा, ध्यान रखिएगा। दिल गुजरात के जितने के आवाज़ में बनाया गया था, वो जो फतेहपुर सिकरी में, आगरा, फतेहपुर सिकरी। ये टॉमी सलीम चिश्ती लसीज फतेहपुर सिकरी, अजमेर, आगरा, ये फतेहपुर सिकरी में। और द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत फॉर्ट 1526, पेंटिंग, औरंगजेब के द्वारा पेंटिंग का खात्मा किया गया था। तो ये कुल मिलाकर के ये कंप्लीट हुआ मेरा वीडियो। तो दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरी पहली क्लास था और मैं अगले बार फुल एनर्जी के साथ में बताने की कोशिश करूँगा। थोड़ा बहुत हेजिटेशन है, कॉपरेट करें। और उम्मीद रखते हैं अगले बार मैं जब आऊँगा एक नए चैप्टर के साथ आऊँगा। और यदि आपको नए चैप्टर चाहिए, नए चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में हमें लिख के भेजें, मैं कंप्लीट करके दूंगा। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको भी बेनिफिटेबल होगा, उन्हें फ़ायदा पहुंचेगा। और लाइक कर लें, यदि अच्छा मेरा वीडियो लगे तो लाइक करें, और यदि अच्छा ना लगे तो मैं ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन अच्छा लगे तो लाइक करें, तो उनमें मेरा एक तरह से मोटिवेशन की तरह रूप में काम होगा। जैसे आप लोग अच्छा लगे वैसे करिए, लेकिन दोस्तों तक शेयर करें ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा तक पहुँचे, ज़्यादा नॉलेज गेन करें लोग अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ। और कमेंट बॉक्स में देखें कि बताने का तरीका ठीक है, या मैं पढ़ के फिर इसको एक्सप्लेनेशन करें या डायरेक्ट बताया जाए, आप उस कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं, ताकि हमें समझ में आए कि हमें ये करना क्या है या नहीं करना है। और ध्यान रखें इस बात का, पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। और इस टाइम जो होता है पढ़ने का टाइम है, क्लास 9 10 जो होता है, हमें मन लगा के पढ़ना चाहिए। मेरा मानना है कि ये लाइफ में जो 9 10 अच्छे से पढ़ लिया, बंदा कभी परेशानी में नहीं जाएगा, वो लाइफ में कभी परेशानी में नहीं जाएगा। तो हमें ये चाहिए कि एक मन लगन के साथ पढ़ें, और जितना हो सके अपने माँ बाप का बात माने, और हमेशा मोटिवेटेड रहें। लोगों में टीचर, जो स्कूल के खास करके जो टीचर होते हैं, वो पूरा फुली एक्सप्लेनेशन के साथ नहीं बताते हैं, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। हम भी कहीं पढ़ाने जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि किस तरह के बच्चे के साथ, वो बच्चे बोलते हैं उनको समझ में नहीं आता कैसे क्या बता रहा है, जबकि कुछ खास नहीं है इसमें समझने के लिए। आप मुझे हेल्प करें, मैं कोशिश करूँगा हर चैप्टर को अच्छे से समझाने का। उम्मीद रखते हैं आपको पसंद आएगी, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा फर्स्ट डे था, और मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो मैं आगे भी क्या करूँगा, नए नए वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। मैं मैथ्स भी बताऊँगा, मैथ्स में मैं एक्सपर्ट हूँ। मैथ्स साइंस में बहुत ज़्यादा, मैं आपको बहुत व्यू एक्सप्लेनेशन के साथ बता सकता हूँ। मुझे कोऑपरेट करें, बहुत ही अच्छा आपको लगेगा। मेरे पास वो स्मार्ट बोर्ड नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा इसी जहाँ टैब से ही मैं आपको बताता हूँ, उसी टैब से मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, और अच्छे डिटेल से बताऊँगा। मैं मैथ्स, साइंस, केमिस्ट्री में, साइंस में आपको केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सभी सब्जेक्ट को पढ़ाता हूँ मैं, तो आपको सभी सब्जेक्ट को क्लास 9 10 8 10 सभी को बता दिया जाएगा। अपना ख्याल रखें और बढ़िया से पढ़ें, नींद अच्छे से लें, फालतू काम से दूर रहें बाबू लोग, है ना। और अपना ये क्या है, फ्यूचर प्लानिंग करके अपना पढ़ाई करें कि हमें लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं करना है। और भटकना नहीं है अपने रास्तों से, समझना है लाइफ में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। डिसीजन मेकर बनना है, हमें अपने लाइफ में अपना खुद का डिसीजन मेकर बनना है। हमें क्या करने से बढ़िया होगा, क्या करने से नहीं बढ़िया होगा, वो सब चीज़ समझना है। तो ठीक है, गुड बाय, अपने ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।